जय हिंद प्यारे साथियों, हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 जिसके एडमिट कार्ड की डेट बहुत जल्दी आने वाली है। पहला। दूसरा, यूपीएसआई एसएससी जीडी या यूपी ट्रिपल एससी का हर वो एग्जाम जिसमें हिंदी आती है। नंबरों को बढ़ाने का एकमात्र तरीका होता है जो मैं बताने वाला हूं, वो ये है कि आपको लगातार प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रैक्टिस ही वो एक तोड़ होता है नंबरों को बढ़ाने का। इसकी वजह ये होती है कि आपको जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर होते रहते हैं, आपको वो कॉन्सेप्ट याद रहते हैं, वो चीज़ें आपको रिकॉल होती रहती हैं, तो आपके जो नंबर है वो बढ़ते रहते हैं। जो चीज़ गलत होती है वो फिर गलत नहीं होती, आप बार बार उसको करोगे तो वो गलत नहीं होगी। जैसे यहाँ पर हमसे एक सवाल में पूछा जा रहा है कि उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर हमसे संधि विच्छेद पूछ रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि संधि हमारी कितनी होती है, कौन कौन सी होती हैं, उनके क्या क्या तरीके होते हैं उनको पहचानने के। ये सबसे बढ़िया तरीका होता है। तो आपको सिर्फ उद्घाटन पर नहीं जाना बल्कि संधि पर भी जाना होगा। उद्घाटन को तो हम कैसे तोड़ देंगे, तो आप कहोगे उत प्लस घाटन में तोड़ देंगे, उत और प्लस घाटन इसमें तोड़ देंगे। पूरा पूरा हमें घ मिलना चाहिए, इसमें भी पूरा है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। आप यहाँ पर देखोगे हलंत के साथ ते यानी आधा ते आना चाहिए। जब किसी भी वर्ण में जब हम हलंत लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो व्यंजन आधा हो जाता है। तो उद्घाटन में यहाँ पर ये उत होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ऑप्शन 20 का आंसर होगा, उत प्लस घाटन होगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने तोड़ा है। अगर मैं संधि की बात कर दूं तो संधि कितनी होती है, बोले 3 हो जाती है भैया। कौन कौन सी, आप कहोगे एक हो जाती है स्वर संधि, बोले ठीक है, एक स्वर संधि हो जाती है। दूसरी हो जाती है व्यंजन संधि, व्यंजन व्यंजन संधि, और ये जो एग्जाम्पल है उद्घाटन, ये व्यंजन संधि का ही एग्जाम्पल है। और तीसरा हो जाता है हमारी विसर्ग संधि। कौन सी, विसर्ग संधि, जिसमें कि इस तरीके से ये विसर्ग लगे हुए होते हैं। ठीक है भाई, अब इस स्वर संधि के भी 5 भेद हो जाते हैं। इसके कितने 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, एक तो हो जाती है हमारी दीर्घ स्वर संधि, एक हो जाती है दीर्घ स्वर संधि पहली, और दूसरी हो जाती है गुण संधि, गुण स्वर संधि हो जाती है। और तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है कौन सा भाई, वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि आ जाती है, वृद्धि आ जाती है, 3 हो गई। और चौथा हमारा कौन सा आ जाता है, चौथा आ जाता है यण संधि, यण संधि आ जाती है। और 5वें नंबर पर आ जाता है आयादी संधि। कौन सी दोस्त, आयादी संधि। अब ये हमारी 5 भेद है। कभी कभी सवाल ये बन जाता है कि अपनी जो 3 स्वर संधियां हैं उसके 5 भेद किस संधि के होते हैं, तो आपको होगी स्वर संधि के 5 भेद हो जाते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ठीक है भाई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी था। संधि का काम ही खत्म हो गया। इसको पहचानने की क्रिया जो है इसमें 2 मात्राएं होती हैं, इसमें 1 मात्राएं होती हैं। यण संधि में य और बै के आगे कोई आधा वर्ण होता है, तीनों की पहचान ये है। दीर्घ में बड़ी ई हो सकती है, बड़ा आ हो सकता है, बड़ा ऊ हो सकता है, ये दीर्घ की पहचान होती है। अयादी में क्या होता है, इसमें अब, आब या अब होता है, आब या अब आता है, या आय भी आ जाता है। ये सब की पहचान मैंने बनाती, सारी की सारी संधि की जो मटेरियल है वो सब मैंने आपको पहुंचा दिया। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लड़का, देखना दोस्त क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है हमसे निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में सही वाक्य हमें पहचानना है। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है बिल्कुल सही हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत अभी नजर आई ना है। मुझे बहुत आनंद आते हैं, नहीं भाई, आते हैं का क्या मतलब है, जब एक वचन है तो हमारी क्रिया भी एक वचन में होनी चाहिए, जब कर सब्जेक्ट एक वचन होता है। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, ये भी सही हो सकता है, दोनों एक जैसे नजर आ रहे हैं। मुझे बहुत आनंद आता है, ये भी सही है। 3 एक जैसे हैं, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, ये भी एक जैसा है। और सही हमसे पूछा सही वाला, या तो इसमें पूछा होगा गलत वाला, लेकिन तीनों एक जैसे हैं। तो आप देखोगे मुझे बहुत आनंद आता है बिल्कुल सही आंसर है। मुझे बहुत आनंद आते हैं ये गलत हो जाएगा। मुझे बहुत आनंद आता है ये भी सही है। ये और ये और ये तीनों के एक जैसे हैं, तो तीनों आंसर इसके सही होंगे। ठीक है भाई, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी बनती है वो जिम्मेदारी ये बनती है, आपको ऑप्शन नहीं देखने कितने सही हैं, बल्कि ये देखना है कि हम सही कितना कर पा रहे हैं। तो हमें पता है पहला ऑप्शन भी ठीक है, हमें पता है तीसरा ऑप्शन भी ठीक है, हमें पता है चौथा ऑप्शन भी ठीक है, यानी कि पहला, तीसरा और चौथा एक जैसे हैं, तो ये तीनों के तीनों आंसर बन जाएंगे। सही वाला पूछा था, अगर इसमें गलत वाला हमसे पूछता तो ये गलत हो जाता। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। या तो ये बाई मिस्टेक हुआ है,
अगले पर देखना क्या कर रहा है, पीडीएफ बनाते वक्त हमसे कह रहा है हास्व व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है। हास्व और दीर्घ ये किसके प्रकार है, ये किसके प्रकार हैं, क्या ये स्वर के प्रकार हैं, क्या इनको हम स्वर बोल सकते हैं। हास्व की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होते हैं, तो आप कहोगे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये क्या होते हैं, ये हास्व स्वर होते हैं। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इन्हीं को हम मूल स्वर भी बोल देते हैं, मूल स्वर, इनको हम मूल स्वर भी बोल देते हैं। वह दीर्घ इनमें से, अब दीर्घ की बात की जाए तो दीर्घ होता है बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ये तीनों हो जाते हैं। तो दीर्घ क्या है, ये क्या ये व्यंजन कहलाते हैं, ये क्या व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है क्या, नहीं, आपको कोई व्यंजन नहीं है, वर्णमाला भी नहीं है। वर्णमाला तो स्वर और व्यंजन और आयोग से मिलकर बनती है, संयुक्त है नहीं भी, संयुक्त भी नहीं है। आप यहाँ पर देखोगे सब के सब क्या है, ये स्वर है, ये भी स्वर है, छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ और ऋषि, ये स्वर है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, हास्व स्वर बोल देते हैं, या फिर इनको क्या बोलते हैं, मूल स्वर भी बोल देते हैं। ये जो है दीर्घ वाले बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ू ऊ, लेकिन ये है कैसे, तो आप कहोगे सजाती हैं, ये सजाती है, ये सजाती हैं जिनकी कैटेगरी एक जैसी हो। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा है दोस्त, इसमें कह रहा है हमसे भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है। संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, इसमें हमसे क्या पूछा है, आर्टिकल हमसे पूछा जा रहा है। देखो 44 में क्या है, 44 में आयोग की बात की गई है, किसकी भैया, 44 में हिंदी या भाषा के आयोग की बात की गई है। यहाँ पर 120 में आप जाओगे तो इसमें क्या है, इसमें राज्य और स्टेट, सॉरी संघ, राज्य और संघ के बीच में भाषा का आदान प्रदान ये कहा गया है। लेकिन आर्टिकल नंबर जो हमारा 46 दिया गया है, इसमें उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं सवाल, और ये जो भाषा संबंधी आर्टिकल है वो आर्टिकल है हमारे कहां से कहां तक है, तो आप कहोगे 343 से लेकर 351 तक जो हमारे आर्टिकल हैं वो सब के सब भाषा से संबंधित है। कैसे हैं दोस्त, भाषा से संबंधित है, ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। ऐसा सवाल आता नहीं है लेकिन फिर भी मैंने रख दिया, शायद आ जाए। अगले पर आ जाते हैं, क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि 28 मात्राओं का छंद है। 28 मात्राओं का छंद कौन सा है वो पूछ रहा है हमसे। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, क्या है, जो गीतिका है इसमें जो मात्राओं की संख्या होती है, इसमें जो मात्राएं होती हैं वो 26 हो जाती हैं, लेकिन जैसे इसमें हरि जुड़ता है तो इनकी संख्याएं 8 हो जाती हैं। कितनी भाई, इनकी मात्राओं की संख्या कितनी हो जाती है, तो आप कहोगे 28, मैंने 8 बोला क्या, 8 नहीं बल्कि 28 इनकी संख्या हो जाती है। तो 28 मात्राओं वाला जो छंद है उसको हम क्या बोलते हैं, हरि गीतिका। इस पर जो यति होती है, कभी कभी यति पूछ लेता है, इस पर जो यति होती है दोस्त, वो यति होती है, यति ये 16 और 12 पर यति हो जाती है। 16 और 12 पर क्या होती है दोस्त, यति हो जाती है। यति मतलब, यति का अर्थ होता है विराम, यति का अर्थ होता है विराम, और विराम का आप अर्थ जानते हो कि रुकना, कुछ समय के लिए रुक जाना। तो यति कितने पर होती है, 16 और 12 पर। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला, और क्या कहा इसमें सवाल में, इसमें कह रहा है हमसे तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ हमें बताना है। तरणी और तरणी का सही अर्थ हमें बताना है कि इस तरणी का अर्थ क्या है और इस तरणी का अर्थ क्या है। इसको बोलते हैं समसूत्री भिन्नार्थक शब्द। क्या बोलते हैं, समसूत्री भिन्नार्थक शब्द, जो बोलने में एक जैसे होते हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इस वाली तरणी का जो अर्थ होता है उसको हम बोलते हैं सूर्य। क्या बोलते हैं दोस्त, सूर्य बोलते हैं। लेकिन ये वाली जो तरणी है इसको बोलते हैं नाव। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम नाव बोल देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सूर्य की स्पेलिंग ये वाली होती है, सूर्य ऐसे लिखा जाता है, छोटे ऊ की मात्रा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं, उसमें ना कोई स्पेलिंग में गलती है और ना ही
किसी और चीज में। क्या कह रहा है दोस्त इसमें? इसमें कह रहा है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, ये हमसे पूछना चाह रहा है। तो शुद्ध वर्तनी आप यहां पर देखोगे सृष्टा, सृष्टा, यहां पर आप देखोगे सृष्टा, दो सृष्टि और सृष्टा, शुद्ध वर्तनी सृष्टा। तो सृष्टा जो लिखा जाता है वो सृष्टि होता है, सृष्टि, ये वाला सृष्टि हो जाता है, ये वाला सृष्टि। लेकिन सृष्टा ऐसा नहीं होता है, सृष्टा होता है, सृष्टा। सृष्टा आप देखोगे तो यहाँ पर सृष्टा में ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बाई मिस्टेक है। सृष्टा जो सही वाला होगा वो इस तरह से हो जाएगा, सृष्टा, इस तरीके से। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बनना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक थी। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लड़का। क्या कह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है कि अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। तो अखरोट का क्या बताना है? बोले तत्सम बताना है। तत्सम क्या होते हैं? तो आप कहोगे जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम तत्सम बोलते हैं। और जो तद्भव वाले शब्द होते हैं, कैसे भैया? तद्भव, तद्भव, तद्भव वाले शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बोले हिंदी वाले बोलते हैं, उनको हम हिंदी वाले शब्द बोल देते हैं। तो इसमें अखरोट का अगर आपको ट्रिक बताऊं तो इसमें जब हम तत्सम में जाते हैं तो इस ख का छ बन जाता है, तो क्या बनेगा? ये अक्षोट बन जाएगा, अक्षोट। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसको तो आप देखते ही काट देते तो बेहतर था। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगले पर आ जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है अगले में? अगले में कह रहा है देवर का स्त्रीलिंग क्या होगा? देवर का स्त्रीलिंग, तो देवर का स्त्रीलिंग क्या बनेगा? तो आप कहोगे देवरानी बन जाएगा। क्या बनेगा? देवरानी। कहीं पर है क्या? देवरानी। ऑप्शन नंबर ए में हमें दे रखा है, देवरानी बिल्कुल आंसर हो जाएगा। देवराइन नहीं होगा, देवरा नहीं होगा, और देवी रेनी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, देवरानी। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त? इसमें हमसे कह रहा है कि कागज का बहुवचन होगा। कागज का बहुवचन क्या होगा? तो कागज का बहुवचन होता है कागजात। क्या होता है भाई? कागजात इसका आंसर हो जाएगा। कागज नहीं होता है, कागजे भी नहीं होता है, बल्कि क्या बनता है? कागजात बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है इसमें? इसमें कह रहा है जो स्वर सजाती हैं, स्वरों के संयोग से बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि ऐसे स्वर जो अपनी ही कैटेगरी से बनते हैं। जैसे मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास करूं, आ और आ, इससे क्या बनेगा? तो आप कहोगे बड़ा बन जाएगा। जैसे ई और ई, क्या बनेगा? तो आप कहोगे इसमें बड़ी ही बन जाएगा। तो ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं और अपनी अपनी कैटेगरी से उसी कैटेगरी का एक नया स्वर तैयार कर देते हैं। ऐसा ही तो इनको बोलते हैं सजाती है। उनको क्या बोलते हैं? सजाती बोलते हैं, यानी एक ही जाति के। तो जो एक ही जाति के होते हैं उनके संयोग से जो बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आप कहोगे दीर्घ बोलते हैं। हाँ भाई बिल्कुल बोल सकते हैं, दीर्घ, ये दीर्घ ही तो बन रहे हैं। हासु स्वर जो होते हैं वो कौन से होते हैं? मूल स्वर भी हम इनको बोल देते हैं। और वो मैंने अभी बताया था, वो होता है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, है ना, और ऋषि भी हो जाता है इसके साथ। तो हासु स्वर है और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? मूल स्वर भी बोलते हैं। तो ये दोनों तो एक जैसे ही हैं। अल्प स्वर कुछ होते ही नहीं है, अल्प स्वर नहीं होते बल्कि अल्प विराम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जो एक ही जाति से बने हुए हों उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लड़का। क्या कह रहा है इसमें? ओहो, भक्ता कहाँ है रे? क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है किस बात का मैं अपदान कारक है? किस बात का मैं अपदान कारक है? ये किस वाक्य में होगा? सॉरी, यहां पर होगा किस वाक्य में अपदान कारक है। किस वाक्य में, किस वाक्य में अपदान कारक है? किस वाक्य में अपदान कारक है? आप अच्छे जानते हो अपदान की पहचान क्या होती है। बोले अलगाव होता है। इसमें क्या होता है? इसमें अलगाव होता है, अलगाव। और अलगाव का अर्थ क्या होता है? बोले अलग होना।
बोले अलग होना हो जाता है। उसकी पहचान या कारक होता है वो से होता है। क्या होता है भाई? वो से हो जाता है। जैसे चाकू से फल काटा, आप कहोगे से तो इसके अंदर भी है, लेकिन इसमें अलगाव की बात होती है। से चाकू से फल काटा, तो ये तो माध्यम है, ये तो माध्यम है, तो इसमें तो करण होगा भाई, इसमें तो करण हो जाएगा। माध्यम वाली चीज हमेशा करण में जाती है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हिमालय से गंगा निकलती है, यानी हिमालय से जब गंगा अलग होती है, इसमें अलगाव का भाव भाव आपको नजर आएगा। तो जहां पर अलगाव का भाव हो और से उसमें विभक्ति दे रखी हो, तो वो क्या बनेगा? हमारा अपादान बन जाता है। जैसे मोहन से आप सहा नहीं जाता, आपने अब सहा नहीं जाता, बड़ी गलती आज, से अब नहीं सहा जाता। जैसे राम ने रावण को, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले पर आ जाते हैं। को तीर से मारा, तो ये माध्यम की बात कर रहा है ना। अगले पर आ जाते हैं। क्या कहना चाह रहा है भाई इसमें? ये कह रहा है हमसे कि 4 लीटर दूध में विशेष्य क्या है? 4 लीटर दूध में विशेष्य क्या? देखो विशेष्य क्या होता है, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है और विशेषता बताने के बाद जो संज्ञा होती है, वो संज्ञा क्या कहलाती है? विशेष्य कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? विशेष्य कहलाती है। हर संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य होते हैं, लेकिन हर विशेष्य संज्ञा सर्वनाम हो ये जरूरी नहीं होता। तो 4 लीटर दूध, तो यहां पर दूध क्या है? ये एक संज्ञा का काम कर रहा है। किसका? एक संज्ञा का काम कर रहा है। और इस संज्ञा की जब विशेषता बताई जा रही है 4 लीटर दूध से, और जब विशेषता बताई जा रही है, तो यही संज्ञा क्या बन जाएगी? बोले विशेष्य बन जाएगी। क्या बनेगी? ये विशेष्य बन जाएगी। गलती नहीं करनी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी डी, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। और है कौन सा इसमें विशेष्य? अगर आपसे विशेषण की बात करें तो कौन सा विशेषण होगा? तो आपको विशेषण तो 4 होते हैं, और इसमें परिमाणवाचक जो होगा वही हमारा आंसर बनेगा। इतना गहरा पूछा नहीं है, ऊपर का ही पूछा है। क्या कह रहा है इसमें? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कवि को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है? कौन से कवि को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है? तो आप कहोगे मैथिली शरण गुप्त को क्या कहते हैं भैया? राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, और इन्हीं के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो पिछले वाले एग्जाम में पूछी गई थी। उसका नाम था पंचवटी। उनका नाम था पंचवटी। पंचवटी किसकी रचना है ये हमसे पूछा गया था। अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था कांस्टेबल वाला, उसमें आई थी। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। वो कह रहा हमसे मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। मैं वाक्य का प्रकार है। ये कौन सा प्रकार है वाक्य का? ये वाक्य का कौन सा प्रकार है? मुझे विश्वास है कि, आप यहां पर देखो की, और की जहां पर जब दो वाक्य को जोड़ता है तो वहां पर मिश्र वाक्य हो जाता है। मिश्र वाक्य हो जाता है। इसकी बाकी पहचान क्या होती है? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड रहता है, ये आपको मिल जाए। जैसे कि आप कहोगे, मैं एग्जांपल दूं कि अगर बारिश अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। तो फसल अच्छी होगी ये किस पर डिपेंड करता है? बारिश पर। तो दो वाक्य जब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, तो वहां पर मिश्र वाक्य हो जाता है। ठीक है भाई, तो आंसर कौन सा बनेगा? बोले ऑप्शन नंबर 20 का आंसर बन जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। ये कह रहा भाववाच्य संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? भाववाच्य संज्ञा कितने प्रकार से बनती है? तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए 5 प्रकार से बन जाती है। कितने प्रकार से बनती है? 5 प्रकार से बन जाती है। संज्ञा से, विशेषण से, और क्रिया विशेषण से, सर्वनाम से, है ना। ये सब कितने प्रकार हो जाते हैं। और एक जाति, इसमें संज्ञा कौन सी होती है? तो आप कहोगे जातिवाचक संज्ञा होती है। तो जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो अगले पर आ जाती है, 5 प्रकार से बन जाती है। अगले में क्या कह रहा है? ऐसे सवाल सीधा रटने के होते हैं। ये कह रहा है कि उल्का सी रानी दिशा दीप्ति में अलंकार है। उल्का सी रानी दीप्ति में, आप यहां पर देखो उल्का सी रानी, तो इसमें क्या बनेगा? आप कहोगे इसमें उपमा अलंकार बनेगा। इसमें बनेगा उपमा अलंकार। इसमें क्या बनेगा दोस्त? इसमें उपमा अलंकार बन जाएगा। और उपमा अलंकार की पहचान क्या होती है? आप कहोगे उसमें सासी से होते हैं, जैसे कि इसमें लगा हुआ है। अब इसमें हमसे पूछे क्या रहा है कि ये अलंकार लुप्तोपमा है, पूर्णोपमा है, मालोपमा है या वाचक है? तो मैं आपको बता दूं, जिस वाक्य में या जिस उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान,
उपमान, साधारण धर्म, साधारण धर्म और वाचक शब्द, वाचक शब्द ये सब मौजूद होते हैं, ये सब क्या हो मौजूद हो तो उसको हम पूर्ण उपमा बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं पूर्ण उपमा बोलते हैं। और इनमें से एक भी कम होगा तो उसको हम लुप्त उपमा बोलते हैं। अगले पर आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अगले में क्या कह रहा है, अच्छा इतना ही है, इतना ही है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ये वीडियो आपको किसी के माध्यम से मिला हो, किसी ने आपको शेयर किया हो या यूट्यूब ने आपको दिया हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी चीज़ें मैं हर रोज आपको सिखाने वाला हूँ और धीरे धीरे आपका स्कोर आगे बढ़ जाएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।